पिताजी की पेंशन आती है, मैं और मम्मी रेंटेड हाउस में, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे कि सब कुछ ख़त्म हो गया भैया के बाद। तो आधी पेंशन रेंट जाती है, जो थोड़ी बहुत बच जाती है वो लोन्स में, और जो बस पापा जी की कृपा से दाल रोटी चल रही है। खेलना इसलिए छोड़ा क्योंकि पापा बहुत बीमार रहने लग गए थे, उनके डायलिसिस होते थे। तो कई बार इतनी भी वो नहीं होती थी कि ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं होते थे, एंट्री फीस के लिए पैसे नहीं होते थे। हरीश रावत जी खड़े थे, मैं भी खड़ी थी, जो हमारे सीएम थे। तो कह रहे मैंने अपनी भांजी के लिए कुछ नहीं किया। जब आपको पता है कि मुझे ज़रूरत है तो अब करना चाहिए था ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। हमारे देश में खेल को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे खेल हैं जिनको शायद नज़रअंदाज भी किया जाता है। अभी हाल ही में ओलंपिक गेम चल रहा है, यानी टोक्यो ओलंपिक में कई ऐसे हमारे देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कीर्तिमान रचा है। जैसे नीरज चोपड़ा हुए, बजरंग पुनिया हुए, या तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु हुआ, मीराबाई चानू। जब ये गोल्ड जीतते हैं तो हमारे लिए गर्व की बात होती है, तिरंगे का शान बढ़ता है। लेकिन इन्हीं खिलाड़ियों में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रिप्रेजेंट करते हैं देश को, राष्ट्रीय स्तर पर कई गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज जीत कर अपना एक नया मुकाम बनाते हैं। अगर हम खेल की बात करें तो खेल मंत्रालय काफ़ी योजनाएं खिलाड़ियों के लिए लाता है कि अगर राष्ट्रीय लेवल पे अगर वो मेडल जीतते हैं तो 50,000 से लाख रुपया तक का इनाम का घोषणा करना, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर वो जीत के लाते हैं, अगर सिल्वर जीतते हैं तो 10 से 15 का होता है, गोल्ड जीतते हैं तो 20 से 25 लाख रुपए उनको इनाम के तौर पे दिया जाता है। 1 ग्रेड का नौकरी दी जाती है, उनके रहने का बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो गुमनाम कर दिए जाते हैं, उनकी कहीं ना कहीं प्रतिभा को सरकार नकार देती है, वो नज़रअंदाज कर देती है, और वो मुश्किल दौर में अपनी ज़िंदगी गुजारने को बेबस हो जाते हैं। हमारे साथ आज भी दिलराज कौर जी मौजूद हैं। दिलराज कौर के बारे में मैं एक इंटरव्यू उनका देख रहा था, तो उसमें देखा कि ये चिप्स और कुरकुरे बेचते नजर आ रही हैं, क्योंकि शायद इनकी फाइनेंशियल कंडीशन उस तरीके से नहीं रहा हो। लेकिन इनके पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री जाना तो उसमें 24 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीती हुई हैं, और ये 2 बार 3 बार नहीं बल्कि तीसरी बार इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी वर्ल्ड कप में इन्होंने 3 बार पार्टिसिपेट किया है, एक ताइवान, बेंगलोर और भी कई जगह। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला है। फिर आज हम हमारे साथ ये मौजूद हैं दिलराज कौर, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या हुआ, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो इनको सड़कों पे बिस्किट और चिप्स बेचने पे मजबूर करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल। थैंक यू सो मच, नमस्कार, आप आए। पहले तो ये बताइए कि आप निशाने पैरा शूटर हैं, और थोड़ा सा आपको देख के मुझे ये भी लगा, मैं खुद ही सोचने लगा कि पैरा शूटर में एक अपना मुकाम बनाना इस। जी ठीक है, मैं मतलब आई डोंट कॉल माई सेल्फ डिसेबल। भगवान ने स्पेशली एबल भेजा है, एक वरदान दे के भेजा है। उसका मतलब उन्होंने जब भेजा तो अच्छा एक जीवन भी दिया। अब अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। मैंने जब शूटिंग शुरू की थी 2004 में, लड़के नहीं थे, और लड़कियां नहीं थी, लड़के लड़के थे पैरा कैटेगरी में। उनके साथ कम्पीट करना, उनके साथ क्वालिफाई करना। अब आपने मुझे देखा है, मेरे जो लेफ्ट पार्ट है थोड़ा वीक है, तो अपनी जो फिजिकल लिमिटेशंस है उनको पुश करके नेशनल लेवल पे 24 गोल्ड, 8 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल, 3 इंटरनेशनल गेम्स, बहुत सारे कंपटीशन में ऑफिशिएटिंग, स्पोर्ट्स एजुकेटर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं फर्स्ट इंडियन वुमन ही कहलाऊँगी। बट शायद हमारी सरकार को समझ, स्पेशली उत्तराखंड की सरकार को ये समझ नहीं आता। उन्हें नहीं पता चलता कि आप स्पोर्ट्स एजुकेटर हो तो आपका रोल क्या है। उनको मेरी जो अचीवमेंट्स की फ़ाइल है, 17 सालों से 17 साल का करियर है, तो 17 ईयर से वो जो फाइल है वो सरकारी दफ्तरों के विभागों में धूल फाक रही है। कुछ तो फाइल्स डस्टबिन में भी चली गई हैं। फिर जब वैकेंसीज निकलती हैं तो मैं अप्लाई करती हूँ। अब ठीक है, अच्छा करियर है तो मेरिट पे भी जाएगा जो मेरा एप्लीकेशन है। उसके बाद सुनने में क्या मिलता है कि मैडम आप तो पैरा में खेलती हो, मतलब पैरा तो बोलते नहीं, आप तो हैंडीकैप कैटेगरी में खेलती हो, ये तो एबल बॉडी वालों के लिए था। तो जब एबल बॉडी के लिए आपने निकाला है तो आपने मेरा आवेदन स्वीकार किस बेसिस पे किया? तो जब उनको समझ ही नहीं आ रहा तो
उनको समझाने के लिए, लिटरली उनकी आंखें खोलने के लिए मुझे अपनी वॉइस रेस करनी पड़ी। और जब समझ में आया कि ये जो सरकारी पॉलिसीज या सिस्टम का शिकार सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मेरे जैसे, नॉन पैरा भी हैं, जो अपनी आवाज़ शायद शर्म के मारे रेज नहीं कर पाए कि इतना अच्छा करियर होगा और फिर हम इस लेवल पे आके ये सब कुछ करें। तो हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत है मुझ में और मैंने करी है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपनी आवाज़ उठाई। जब आप मतलब आप 2017 तक आपकी पार्टिसिपेशन रहा है आपका, आप कई जगह खेली। इधर भी मैं देख रहा था कि मार्च 2021 में दिल्ली में एक आयोजन हुआ था जिसमें आप इवेंट कोऑर्डिनेटर रहती हैं। मैं टेक्निकल ऑफिशियल थी इक्विपमेंट कंट्रोल में। अभी भी हम दिल्ली में यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, मतलब 1 से 12 अगस्त तक हम लोग के जूनियर वर्ल्ड कप ट्रायल से सिलेक्शन ट्रायल है। यहाँ भी मैं अब एज एन इक्विपमेंट कंट्रोल ऑफिसर ही आई हूँ, और मतलब नेशनल राइफल एसोसिएशन ने मुझे बुलाया है। तो जैसे प्री कंपटीशन जो को होते हैं, चेक्स होते हैं, मतलब जैसे वेपन है, शूटिंग गियर्स है, शूज़ है, तो वो हम लोग जो हम लोग को ड्यूटी दी गई है, हम लोग को चेक करते हैं कि फिर वो बच्चे वो कंपटीशन में यूज़ करते हैं। मैं 2006 का एक उत्तराखंड का खेल नीति पढ़ रहा था, तो उसमें था कि जो राष्ट्रीय लेवल पर ही अक्सर आपका गोल्ड मेडल या सिल्वर का बात करें तो राष्ट्रीय लेवल पर ही है, तो उसमें उनको लाख रुपए तक का प्रोत्साहन है, उसके बाद आवास का व्यवस्था करना, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं मिली? मैंने एक शूटिंग की थी 2004 में, शुरू की थी। 2005 हैदराबाद में पहला मेडल था। पहला मेडल मतलब पहली लड़की, पहला मतलब फर्स्ट इंडियन वुमन का खिताब मिला। अगर आप 6 की बात कर रहे हैं तो वो पॉलिसी है कहाँ? मुझे तो आज तक कुछ नहीं मिला, क्योंकि जब भी हम लोग को मेडल पे अवार्ड मनी मिलती थी तो कितने साल तक वो 6,000 ही थी। मतलब मैंने कितने मेडल से, मैंने सिर्फ 6,000 रुपये ही लिए हैं, वो तो अब जाके पड़ी है। और मेरे को नहीं लगता कि आज तक कभी एक अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट की गई है, अभी भी नहीं है। अभी भी कल का स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी का, जिसमें वो बधाई दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आएंगे। जब 5 साल में आप नहीं लेके आए तो 4 महीने में कहाँ से लेके आएंगे? अब तो वैसे भी आचार संहिता लगने वाली है। नहीं, मैं पढ़ रहा वही देख रहा था कि हाँ, तो उसमें वही हाँ मुझे बताइए कहाँ पे थी? कि अब नई पॉलिसी लाई जाएगी जिसमें 1 ग्रेड का जॉब हो और 25 लाख रुपए की घोषणा, जैसे बंदा कटारिया के लिए इन्होंने किया है, और उसके बाद में उनके रहने का, उनके कोच तक के सबको फैसिलिटीज दी जाएगी। तो क्या इससे पहले की जो सरकार थी फिलहाल वही मैं आपको बात कर रही हूँ कि सिर्फ इस सरकार की बात नहीं, जो पहले भी 17 साल का करियर है, मैं 20 साल हमारे स्टेट फॉर्मेशन को हो गए। मेरी मम्मी हम लोग को छोटा छोटा छोड़ के आंदोलन गाती थी। उन्होंने भी अच्छा मतलब एक एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है स्टेट फॉर्मेशन में, उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं वो। तो जब 20 साल हो गए, 17 साल मुझे हो गए, तो बाकी जो गवर्नमेंट के लिए हम धामी जी को छोड़ देते हैं, उनकी सरकार भी नहीं है, नहीं मतलब वो अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है। तो जो बाकी सरकारें थी उन्होंने क्यों नहीं अप्लाई किया? क्यों? मैंने आपको अभी एक किस्सा बताया था 2016 का कि पैरा और नॉन पैरा की जो अवार्ड मनी में बहुत डिफरेंस था, मतलब 10,000 का और 1 लाख का, जो 90,000 का डिफरेंस था, उसके लिए भी मैंने लड़ाई लड़ी और वो इक्वल मिलता है। तो जब वो आपने पहले से ही आपने अपना माइंड सेट कर रखा है कि एबल बॉडी को देंगे, पैरा वालों को नहीं देंगे, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आपने जब उस समय चैलेंज किया था कि आपका कहना है कि 90,000 का हाँ, डिफरेंस था, तो मिला था दोबारा? बिल्कुल मिला था। मेरे को पूरे 2 लाख रुपए मिले थे उस टाइम पे। उसके बाद से ही सबको इक्वल अवार्ड मनी मिलनी शुरू हुई। अच्छा, सरकार की तरफ से कितनी बार आपको सम्मानित किया गया है? सरकारी सॉरी हंस रही हूँ मैं। शॉल मोमेंटो की तो कोई गिनती है ही नहीं। आप मेडल लेके आते हो या आपका नाम कहीं प्रपोज किया जाता है तो हमारी बेटी, हमारी शान, ऐसे एब्रिवेशन सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। और शॉल और मोमेंटो तो घर में भरे पड़े हैं, बक्से भरे पड़े हैं हमारे। लेकिन जब एक स्टेबल फ्यूचर देने की बात आती है तो तब उनको उनकी बेटी क्यों नहीं नजर आती? फिर तब उनको उनकी बेटी के अचीवमेंट नजर क्यों नहीं आते? तो सरकार ने कुछ तो राशि दिया होगा ना, आप जब उस समय जीत के आते थे? मेडल के पैसे मिलते थे, और प्लस मुझे एक बार तिवारी जी, जब मैंने पहला मेडल लाया था उसके बाद तिवारी जी ने पैसे दिए, तो मेरी पहला वेपन तिवारी जी ने जो ग्रांट दी थी उससे आया, एनडी तिवारी जी थे। उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट
2015-16 की बात है, मुझे दोबारा वेपन चाहिए था तो मैंने दोबारा अप्लाई किया था। तब भी मुझे पैसे मिले, 5 लाख रुपए मिले थे, बट वो तो सिर्फ वेपन खरीद निकले थे ना। बाकी मेरी लाइफ में क्या हो रहा है किसने पूछा, क्या अप डाउन आए, कितने हमने परेशानियां झेली, वो तो किसी को पता नहीं ना। तो अब क्या होगा कि आप सड़कों पे चिप्स बेचना शुरू कर देंगे? फादर नहीं रहे, सबको हर इंटरव्यू में बता रही हूँ, फादर नहीं है, ब्रदर नहीं है, रेंटेड हाउस पे रहते हैं, पापा की पेंशन आधी रहने जाती है, कुछ लोन्स चल रहे हैं हमारे भैया की बीमारी पे, यहाँ पे पापा की बीमारी पे जो थे वो भी हमें पे करने हैं। तो अब जब कुछ बचा ही नहीं तो कहीं ना कहीं तो अब हाँ ठीक है, दो लोग कहते हैं कि विरोध मतलब अपना वो दिखा रहे हैं, आप मेरे को राइट वर्ड नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैंने ठीक है, अगर मैंने अगर ये सब लोगों की नज़रों में आया, किसी ने मुझे पहचान लिया काम करते हुए और एक ये बहुत बड़ा इशू बन गया है, इतना अच्छा करने के बाद अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो सरकार को तो दिखना चाहिए ना कि मैं क्या मजबूरियां नहीं होंगी जो मुझे अब ये काम करना पड़ रहा है। तो ये दिलराज कौर हैं जो 24 गोल्ड और 8 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीती हुई हैं, और ये राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है इनका, और सम्मानित भी किए गए हैं, मेडल के पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद में वादे किए जाते हैं भर भर के कि खिलाड़ियों को ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो सिर्फ उसी समय तक याद किए जाते हैं, उसके बाद गुमनाम हो जाते हैं। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं, आप हरियाणा में चले जाइए या उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है उधर चले जाइए, या जैसे उत्तराखंड के हमारे साथ ये बैठी हुई हैं। तो जब जीतने के बाद में बधाइयां दी जाती है, देश के शान होते हैं, देश की बेटी होती हैं, लेकिन उसके बाद आखिर सरकार क्यों भूल जाती है, तो ये खुद अपनी कहानी अपनी जुबानी ही बता रही है। तो अब जैसे अब तो लड़ाई लड़ रही हैं, अब सरकार जो नई बनी है वो बोली एकदम पॉलिसी चेंज कर दी गई है। तो 17 के बाद से आप कितनी बार इस सरकार से अपनी फाइलें? 17 के बाद जी, 17 के बाद कुछ लाइफ भी रोलर कोस्टर रही, मतलब पिताजी बीमारी, उनका निधन, भैया का एक्सीडेंट, उसका जाना। तो जनवरी में त्रिवेंद्र जी की सरकार थी, उनको फाइल दी गई, फिर तीरथ जी को भी फाइल पहुंचाई गई, अब धामी जी को भी दी है। क्या होता है फाइलें पहुंचाने के बाद? मतलब ठीक है, उनकी रद्दी की जो वो है, थोड़ी सी वेट बढ़ जाएगा मेरी फाइल से, और क्या होगा। मतलब कुछ आश्वासन मिलता होगा? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपने इतना नाम रोशन किया है, हम आपके लिए जरूर करेंगे। कब करेंगे ये भी तो बता दीजिए, एक डेट दे दीजिए या एक पिक्चर सॉरी एक टाइम दे दीजिए कि हाँ इतने टाइम तक हम कर देंगे। 17 साल से उम्मीद ही लगा के बैठी हूँ, आश्वासन बहुत सारे मिल चुके हैं, आश्वासन को धरातल पे तो लाए, ठीक है आप हवाई बातें करते हैं, कागजी बातें भी तो कीजिए, धरातल पे तो लाइए जो आप बोल रहे हैं। अब जैसे अभी भी चिप्स आप बेच रहे थे, ये सब वीडियो तो उत्तराखंड में लोग देखते होंगे ना, तो फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं आपके पास? जी, कुछ लोग तो मतलब ठीक है, अब नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के व्यूज आते हैं। अब जैसे मैं दिल्ली आई तो कईयों को नहीं समझ आया कि हुआ क्या, तो जब मैंने समझाया तो एवरीबडी सपोर्टिंग मी कि आपने अपनी आवाज़ उठाई। और देहरादून में भी ये है कि जब लोग आते हैं वहाँ पे मुझसे मिलते हैं, सेल्फी, नेता लोगों की मैं बात नहीं करूँगी, सॉरी, उनका काम क्या है, वो आए, उन्होंने पिक्चर्स खिंचवाई अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, बहुत बड़ा चढ़ा के आज हम यहाँ गए थे, हमने ये किया वो किया, और वो उनको एक पूरा मसाला मिल जाता है पिक्चर के साथ, तो वो पोस्ट करते हैं। उनको तो खैर छोड़ दीजिए आप, जो नॉर्मल लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम था, वो जब आके हौसला बढ़ाते हैं ना कि मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत हिम्मत चाहिए होती है तब करने के लिए, और आप अपना मॉरल मत डाउन कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे, हम आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। तो वो एक कमाई जो हुई है ना, वो बहुत अच्छी थी, मतलब सबने सपोर्ट किया। अगर बात सुनिए, अगर ये सब नहीं होता तो आप आज यहाँ बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे होते, आपको भी नहीं पता था मैंने क्या किया। तो ये चीज़ें कमाई हैं इस पूरे प्रकरण के बाद। अभी घर का खर्चा कैसे चल रहा है? पिताजी की पेंशन आती है, मैं और मम्मी रेंटेड हाउस में, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे कि सब कुछ ख़त्म हो गया भैया के बाद, तो आधी पेंशन रेंट जाती है, जो थोड़ी बहुत बच जाती है वो लोन्स में, और जो बस पापा जी की कृपा से दाल रोटी चल रही है। अभी आप दिल्ली में बैठी हैं, क्यों आई हैं दिल्ली में? कुछ दिल्ली में बताया था ना मैंने, फर्स्ट से लेके 12 अगस्त तक
जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप के सिलेक्शन ट्रायल्स हैं, तो मैं एज अ टेक्निकल ऑफिसर हूँ यहाँ पे। अच्छा, टेक्निकल ऑफिसर यहाँ पे हैं, तो इसके लिए कुछ राशि मिल रहा होगा? हाँ, अच्छी देते हैं। अच्छी मिलती है। आप देख सकते हैं, मैं अच्छे से होटल में बैठी हूँ और मतलब अकोमोडेशन अच्छी मिल जाती है, प्लस डेली अलाउंसेस अच्छी टी मिल जाता है ठीक ठाक, तो बस। तो खेलना क्यों छोड़ दी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहिए था ये सब। खेलना इसलिए छोड़ा क्योंकि पापा बहुत बीमार रहने लग गए थे, उनके डायलिसिस होते थे, तो कई बार इतनी भी वो नहीं होती थी कि ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं होते थे, एंट्री फीस के लिए पैसे नहीं होते थे। ये हमारे देश की दशा कि वर्ल्ड जीतने पे आपको तोहफे दिए जाएंगे, आपका सम्मान किया जाएगा, लेकिन कई दौर ऐसे होते हैं खिलाड़ियों की जिंदगी में कि उनके पास जो जहाँ पे वो ट्रेनिंग लेते हैं उसका फी पेमेंट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। यहाँ तक कि फैमिली बैकग्राउंड भी उनकी उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो प्रीफर कर पाए, लेकिन एक जुनून होता है। मैं इनको देखा जब वीडियो में, तभी मैं एकदम शॉक्ड हो गया था कि भाई हिम्मत होनी चाहिए कि आप जिस परिस्थितियों में हैं उसमें भी आप अपने जिंदगी में हर चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं और एक इतिहास रचने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने रचा भी है। खैर देखिए मैम, हम आपकी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आप बता रहे थे तो कुछ ऐसे हो गए थे हालात घर के कि चाह के भी मैं कुछ शूटिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई। सरकार ने उस समय कुछ मदद नहीं किया आपको? की होती तो फिर बात ही आती। आपने कोशिश किया था? बहुत बार की, पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने दिव्यांग कल्याण बोर्ड बनाया था, तो मुझे एज ए मेंबर रखा। फिर एक फंक्शन था, हरीश रावत जी खड़े थे, मैं भी खड़ी थी, जो हमारे सीएम थे, तो कह रहे मैंने अपनी भांजी के लिए कुछ नहीं किया। जब आपको पता है कि मुझे जरूरत है तो आपको करना चाहिए था ना। अब क्या है, मतलब अब आगे क्या सपना है आपके? जो लड़ाई लड़ रही हूँ वो सफल रहे, सरकार की आंखें खुले, जाग जाए कि ये सब कुछ सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए नहीं होता, हक की लड़ाई होती है। क्या चाहते हैं? जो मेरा राइट है सरकारी नौकरी का, वो मिलना चाहिए। अभी आपने खुद कहा ना कि पॉलिसी में लिखा है कि नौकरी है, आवाज है, तो कहाँ है? मेरे पास क्यों नहीं है? जैसे कोई भी रेसलर हो, शूटर हो या एथलीट्स हो, उनको एक सरकारी योजना के तहत उनके रहने का, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं की जाती है, तो आपको इस तरह की सुविधाएं नहीं मिली? जैसे कई खिलाड़ी हैं, जैसे वंदना कटारिया या और तमाम तरह के क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, उनको ये सारी फैसिलिटीज दी गई है। जी, दी गई है, और मैं, अब आपने ये सवाल उठाया तो मैं जवाब भी चाहूँगी सरकार से कि अगर जैसे जो सो कॉल्ड हमारे स्टेट के बड़े, मतलब कुछ एक फीमेल क्रिकेटर्स हैं या फुटबॉलर हैं या हॉकी प्लेयर हैं, जब वो स्टेट के लिए खेलते ही नहीं, कोई यूपी के लिए खेल रहा है, कोई उत्तरा रेलवे के लिए खेल रहा है, कोई कलकत्ता फुटबॉल क्लब के लिए खेल रहा है, तो जब वो, मतलब ठीक है आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उत्तराखंड, बट आप जब, मैं अगर कहीं जाती हूँ, कोई कंपटीशन में जाती थी, तो मेरा नाम आता था, सर्टिफिकेट देख लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सर्टिफिकेट बोलते हैं दिलराजपुर ऑफ उत्तराखंड स्टेट, मतलब मैंने जितनी भी शूटिंग करी है, जितने भी अचीवमेंट थे, वो उत्तराखंड स्टेट के लिए। तो जिन लोगों को आप फैसिलिटेट कर रहे हो, तो वो तो आप लोगों के लिए खेलते ही नहीं, कोई रेलवे से खेल रहा नाम, एक दो नाम लेंगे? जैसे स्नेहा राणा है, एकता बेस्ट है, जो क्रिकेटर, फीमेल क्रिकेटर है, वो रेलवे के लिए खेलती हैं। एक कोई मनीष छेत्री है शायद, फुटबॉलर है, वो कलकत्ता की टीम के लिए खेलते हैं। वंदना कटारिया, ठीक है, उनका उसमें घर है उत्तराखंड में, बट एज पर रिकॉर्ड्स वो यूपी की टीम से खेलती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उत्तराखंड में फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। जब आपको खेल की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं उत्तराखंड में, तो आपको बाकी फैसिलिटीज़ भी आप वहीं से लो ना जहाँ पे आप खेलते हो। मैं तो उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ, मेरे सारे रिकॉर्ड में उत्तराखंड नाम है, तो मुझे क्यों नहीं जाती? ये भेदभाव मेरे साथ ही क्यों होता है? फिर मैं तो भेदभाव भी बोलूँगी अब। कभी इसके लिए आपने आवाज उठाई? बहुत बार उठाई है मैंने, वही कहा ना, लोगों को समझ नहीं आता। आज भी बहुत लोगों का माइंड सेट बिल्कुल फिक्स है कि हाँ, अगर आप नॉर्मल हो तो आप अच्छे अचीवमेंट्स करोगे, कहीं ना कहीं अगर आप फिजिकली वीक हो
तो आप उतना नहीं आगे नहीं जा पाओगे। लेकिन ना, मेडल तो मेरे नाम पे ही आया ना, स्टेट के लिए आया ना, मैंने अपने पर्सनल उसके लिए तो नहीं किया ना। अभी जो भी अचीवमेंट है वो स्टेट के हैं ना, तो मेरे अचीवमेंट्स कम क्यों लगते हैं उन्हें फिर? या तो मेरे अचीवमेंट्स कम है, या उनको समझ नहीं आ रहा अभी भी। तो भगवान से प्रे है कि भगवान उनकी थोड़ी सी उनकी को समझ दे दे, कि उनको समझ आ जाए कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या डिजर्व करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू तो सो मच। इनका कहना है कि इनको सरकारी नौकरी मिल जाए, कि जाहिर सी बात है जो मेहनत करते हैं उसके रिजल्ट के लिए भी इंतजार करते हैं कि उनके जीवन में कुछ अच्छा रिजल्ट मिले। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़े बताते हैं। आप 2020 में हम बात कर लेंगे, महिला हॉकी टीम में जीतने के बाद में वंदना कटारिया को बधाइयों की ढेर लग गई थी, 25 लाख के इनाम की घोषणा कर दी गई, फर्स्ट रैंक की नौकरी दे दी गई। उसके बाद 2006 का खेल नीति भी मैंने बताया कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पे जो खिलाड़ी अगर रिप्रेजेंट करते हैं या वो मेडल जीतते हैं तो उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको नौकरी दी जाएगी सरकारी, लेकिन वो 1 रैंक नहीं होगा, लेकिन सरकारी जॉब जरूर मिलेगा। उनके रहने का, उनके ट्रेनिंग के, उनके जो गुरु हैं यानी जो उनका ट्रेनर है, उनको भी धनराशि दी जाएगी। ये तमाम तरह की योजनाएं सरकारी कागजों में, सरकारी फाइलों में होती है सिर्फ, लेकिन धरातल पे कितनी है वो हमारे सामने यहाँ पे आप सुन रहे थे कि दिलराज कौर खुद बता रही थी, जो इसका इस सरकारी कहते हैं फाइलों के अंदर इनकी फाइलें दब गई है या सरकारी योजनाओं की मारी हुई है खुद ही है। तो इस तरीके से सरकारी दावे बहुत हैं, उन दावों को धरातल पर उतारनी चाहिए सरकार को। और खेल के लिए जो जीतता है, कहते हैं वो हमेशा कहा जाता है कि उगते हुए सूरज को पूजा जाता है, डूबते हुए कोई नहीं पूछता है। कुछ ऐसे खिलाड़ी जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन हार जाते हैं, जैसे 6 नंबर लाई थी एक बार इंटरनेशनल लेवल के गेम में। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को भी सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो अगली बार के लिए तैयारी करके और अच्छे से बेहतरीन प्रदर्शन करें, और देश का ही नाम रोशन होता है जब जीतते हैं वो। तो उनसे ज्यादा खुशी हमें और आपको होती है, सरकार को होती है, क्योंकि सेल्फी, ये बता भी रही थी कि सेल्फी लेने वाले की ढेर लग जाती है। आके सेल्फी लेना, फोटो खींचना, सोशल मीडिया पे डालना, और तमाम तरह के टैग और हैशटैग चलते हैं। तो ये चीजें हैं, और ये हमारे साथ दिलराज कौर थी जो अपनी बीती बता रही थी। और हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी आवाज सुने। ये मीडिया अटेंशन के लिए नहीं बोली है, बल्कि अपनी हक के लिए अपनी आवाज उठा रही है, और इनका जो जायज मांग है उसको पूरी करें।